This is my student support system. Keep watching, keep learning. उसी के कंटिन्यूएशन में हम करेंगे फर्स्ट एड इन फ्रैक्चर्स। जस्ट आपको क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अपने एक्शंस करने हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि डू नॉट मूव अननेसेसरली, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट एड के क्लाइंट को, पेशेंट को बिना किसी कारण मूव नहीं करवाना है, क्योंकि उससे संभावना ये रहेगी कि जो फ्रैक्चर अभी हल्का ही है, क्रैक ही है, उसको मूवमेंट आपने हिलाने डुलाने के दौरान ज़्यादा तोड़ दिया, ठीक है ना, तो फ़ायदा उसका करवाने की बजाय नुकसान करवा दोगे। तो इसलिए बेस्ट क्या है, फर्स्ट एड क्या है कि डू नॉट मूव द क्लाइंट अननेसेसरली। ज़रूरत है तभी हिलाना है, अदरवाइज जस्ट सपोर्ट करनी है, एम्बुलेंस कॉल करनी है और वेट करना है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, और या अगर आपके पास अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। ये सबसे अच्छी फर्स्ट एड है, ठीक है ना। कोई मेडिकल केयर आ जाए या उसको पहुंचा दिया जाए हॉस्पिटल, तब तक आपको जस्ट मूवमेंट को प्रिवेंट करना है और ऑब्जर्व करना है कि कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ना हो। यदि इस दौरान आप देखते हो कि फर्स्ट एड फ्रैक्चर तो है ही है, साथ में ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें प्रेफरेंस ब्लीडिंग को देनी है, ठीक है ना। उस समय हमारा फोकस फ्रैक्चर से हटके ब्लीडिंग पर आ जाना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्चर से आदमी मरेगा नहीं, बट ब्लीडिंग से मर सकता है। तो पहला प्रेफरेंस ब्लीडिंग रोकना होगा, और उसके बाद हम फ्रैक्चर की तरफ ध्यान देंगे। तो उसके लिए ब्लीडिंग रोकने के लिए हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, डायरेक्ट प्रेशर या इनडायरेक्ट प्रेशर, या ये दोनों करने के बाद भी नहीं रुक रही है तो थोड़ा सा उस बॉडी पार्ट को हम एलिवेट कर देंगे हार्ट के लेवल से, ताकि ग्रेविटी से जो एक्स्ट्रा ब्लीड हो रही है वो रुक जाए, और तब तक वेट करेंगे कि उसको ट्रांसपोर्ट कर दें, ठीक है। तो ये दो बातें फर्स्ट एड में, फ्रैक्चर के फर्स्ट एड में अपने को ध्यान रखनी है। और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और टाइम लग रहा है, फिर भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, तो इमोबिलाइज कर देंगे उस बॉडी पार्ट को, ठीक है ना। तो हमें पहला तो ये ध्यान देना है कि हमें हिलाना ही नहीं है, और दूसरा पेशेंट भी ना हिला पाए या कोई और भी ना हिला पाए, इसके लिए भी हम उसको प्रयास करेंगे। और उसके लिए दूसरा हमारा फर्स्ट एड का तीसरा पॉइंट होगा इमोबिलाइज द पार्ट। तो इमोबिलाइज करने के लिए क्या करेंगे, एक तो पेशेंट को ही बता देंगे कि अननेसेसरी बेटा मूव नहीं करना है इसको, ठीक है। दूसरा स्प्लिंट लगा देंगे, अप्लाई स्प्लिंट, ठीक है ना। तो स्प्लिंट क्या होती है, फर्स्ट एड में मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि जो फर्स्ट एड आर्टिकल्स हैं उसमें आपको बॉक्स में एक स्प्लिंट भी रखनी है, ठीक है ना। वो स्प्लिंट जो आप रख रहे हैं वो तो खैर बहुत ही कम काम आती है, क्योंकि साइज़ सफिशिएंट बड़ा होना चाहिए, बट पता हो आपको कि स्प्लिंट क्या होती है, कैसे काम करती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि जो बॉक्स के अंदर एक आए वो आप स्प्लिंट रख लें। स्प्लिंट क्या होगी, एक हार्ड मेटल, वुड या प्लास्टिक, किसी भी चीज़ का एक टुकड़ा हो, और उसको आप पैडेड करके कॉटन से और स्प्लिंट बना सकते हैं। और उस पर तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो फ्रैक्चर बॉडी पार्ट पे है, जैसे अंगुली पे है, मान लो हाथ पे है, तो उसको पूरे के नीचे सपोर्ट करके और आप बैंडेज बांध देंगे तो इमोबिलाइज हो जाएगा। आप भी नहीं हिला पाएंगे, दूसरा भी नहीं हिला पाएगा, ठीक है ना। कब तक में इमोबिलाइज रखना है, जब तक उसको मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो जाता, कोई एम्बुलेंस नहीं आ जाती, ठीक है ना, तब तक उसको इमोबिलाइज करके रखेंगे। इमोबिलाइज का कारण क्या है, बेसिक प्रिंसिपल इसके पीछे क्या है कि जो बोन का फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको ज़्यादा हम फ्रैक्चर ना कर दें, या ऑलरेडी ज़्यादा है तो आसपास अगर आर्टरी और वेन जा रही है तो उसके साथ वो टच होकर उस आर्टरी या वेन को नुकसान ना पहुंचा दें हम, और ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा एम रहेगा इमोबिलाइज करने का, ठीक है। इवन हम इमोबिलाइज यदि कर देते हैं तो और भी बेनिफिट होते हैं कि एक तो स्वेलिंग एक्स्ट्रा नहीं होगी, ठीक है ना, दूसरा ब्लीडिंग जो पेन है पेशेंट को वो भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रैक्चर वाले पेशेंट में पेन ज़्यादा उसी दौरान होता है जब हम उसको क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। अगर मूव नहीं करेंगे तो पेन भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, स्प्लिंट जो हम लगाएंगे वो किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए लगा सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि उसको इमोबिलाइज कैसे करें। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यदि जो ब्रोकन पार्ट नेक या बैक का है तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी है, ठीक है ना। नेक और बैक, क्यों, क्योंकि इनमें नर्वस टिश्यू है,
ठीक है ना, स्पाइनल कोर्ड है, ब्रेन का पार्ट है, उसको यदि थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा गया तो वो इरिवर्सिबल होता है, उसको वापस ठीक करना मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो आप हेल्प करने की बजाय उसको परमानेंट पैरालाइज भी कर सकते हो गलती से। तो इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखते हुए इमोबिलाइज करना है और सीधा का सीधा कोशिश करें, अगर स्पाइन इंजरी है तो पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको स्प्लिंट नहीं मिले, कोई चीज़ नहीं मिले, तो बॉडी पार्ट का यूज़ करते हुए भी उसको इमोबिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक पैर में अगर चोट है, फ्रैक्चर है, तो दूसरे पैर के साथ बांध दें, ठीक है, तो उससे वो इमोबिलाइज हो जाएगा। हाथ में है, ठीक है, तो पूरी बॉडी के साथ उसको बांध दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार भी हम स्प्लिंट का यूज़ कर सकते हैं, उसको बांध सकते हैं, ठीक है ना। तो स्प्लिंटिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो हमने स्प्लिंट फर्स्ट एड में रखी थी उसका यही यूज़ है कि हम किसी बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्प्लिंटिंग करते समय हमें कुछ और पॉइंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए कि वाइल अप्लाइंग स्प्लिंट वी शुड टेक केयर दैट स्प्लिंट शुड बी लॉन्ग इनफ, ठीक है ना, सफिशिएंट लंबी होनी चाहिए, दैट इट कैन इमोबिलाइज द जॉइंट अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर, कि जहाँ भी हम लगा रहे हैं उसके ऊपर वाला जॉइंट भी इमोबिलाइज हो जाए और नीचे वाला भी इमोबिलाइज हो जाए, ठीक है। इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है? इसके पीछे ये प्रिंसिपल है कि हो सकता है वो बोन तो नहीं मूव करे, बट उसके ऊपर वाला जॉइंट अगर मूव कर रहा है तो मसल्स उसको जो उसके साथ जा रही हैं वो मूव करेंगी, ठीक है ना। और उस मसल्स के मूव करने के कारण जो जहाँ पर फ्रैक्चर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो पेन करेगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अभी ये अंगुली पे यहाँ पे लगाई हुई दिखाई हुई है ना, तो इस जगह फ्रैक्चर है, बट इतनी लंबी होनी चाहिए कि ये वाला जॉइंट भी मोबिलाइज हो और पीछे वाला भी इमोबिलाइज हो, तब वो स्प्लिंटिंग का सही प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि जब भी हम स्प्लिंट लगाएं तो वो सफिशिएंट साइज उसका होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नाम के लिए नहीं लगानी, काम के लिए लगानी है, ठीक है ना। सफिशिएंट फर्म भी होनी चाहिए और वाइड भी होनी चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ जैसे मान लो स्प्लिंट लगाए नॉर्मल गत्ते, कॉपी वाले गत्ते का लगा दिया, पतले वाले का, तो वो तो खुद ही मूव कर जाएगा लगने के बाद, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो फर्म होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उसके बाद हम आके आते हैं कि जो भी स्प्लिंट हमने लगाई है दैट शुड बी वेल पैडेड, ठीक है ना। डायरेक्ट लकड़ी ना लगा दें, उस पर अगर कोई कॉटन है तो कॉटन, या कॉटन नहीं है तो कोई कपड़ा, कुछ ना कुछ रख दें ताकि जो बोन्स हैं उन पे रगड़ ना लगे और स्किन ब्रेक डाउन ना हो, ठीक है ना। तो स्प्लिंट शुड बी वेल पैडेड सो दैट स्किन इंजरी इज प्रिवेंटेड। ये दूसरा प्रिंसिपल है स्प्लिंटिंग का। अच्छा, उसके बाद आता है कि यदि स्प्लिंट अवेलेबल ना हो तो पहले मैंने आपको बता दिया कि इम्प्रोवाइज करना है, जो भी चीज़ अवेलेबल हो, जैसे अम्ब्रेला, किसी के पास अम्ब्रेला है बड़े वाला, वो लगा दिया, वॉकिंग स्टिक, ठीक है ना, चलने वाली लकड़ी दादाजी की, वो लगा दी, ब्रूम, झाड़ू जो बांस वाली होती है मजबूत है ना, वो लगा दी, कोई भी कार्डबोर्ड, लकड़ी, कुछ भी अवेलेबल हो वो लगा के हम बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बोर्ड मिल गया था वो लगा दिया, यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो पैर के साथ पैर बांध दिया, अब हाथ में कुछ नहीं मिला तो एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था वो लगा के बांध दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इमोबिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट, इतना करने के बाद फिर हम आइस लगाएंगे, ठीक है ना। अगर आइस अवेलेबल है तो, नहीं तो कोई भी ठंडी चीज़ जो अवेलेबल हो वो लगा देंगे। डायरेक्ट नहीं लगा के कोई उसको कपड़े वगैरह में या जो आइस पैक्स होते हैं उसको लगाएंगे, थोड़ा सा उसको कवर करके कपड़े से, है ना। रैप द आइस पैक और बैग इफ आइस क्यूब और आइस क्यूब इन ए पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े में भी डाल के लगा सकते हैं यदि आइस पैक्स अवेलेबल नहीं है तो, और जहाँ पर फ्रैक्चर है उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो उससे पेन भी कम होगा, ब्लीडिंग भी कम होगी, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग ये भी कम हो जाएंगी। बट ध्यान रखना है कि लंबे समय तक ना लगाएं, एक पार्ट पर मैक्सिमम एक समय के लिए 10 मिनट, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ी देर ब्रेक देंगे और फिर दोबारा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, कब तक? जब तक कि एम्बुलेंस आ नहीं जाए। तो ये फर्स्ट एड का है ना, फर्स्ट एड का एक पॉइंट हो गया। और क्या कर सकते हैं? ट्रीट देम फॉर शॉक, ठीक है ना। इतना कुछ हो गया, अभी भी एम्बुलेंस आई नहीं है, ब्लीडिंग शॉक में कब जाएगा पेशेंट? जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, है ना।
अगर बिना ब्लीडिंग का फ्रैक्चर है तो कोई टेंशन नहीं है, बट ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूस तो वो शॉक में जा सकता है। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। शॉक में जाने से रोकने के लिए क्या करेंगे, एक तो उसको कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, फुट एंड थोड़ा ऊपर कर देंगे, ठीक है ना, पैर थोड़ा ऊपर रखेंगे ताकि ब्रेन तक ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई पहुंचती रहे, और वार्म रखेंगे बॉडी को। तो उसके लिए जो भी कंबल या कोई अवेलेबल हो उसको कवर करें, ठीक है ना। बॉडी को जितना वार्म रखेंगे उतना ही शॉक प्रिवेंशन के लिए हम कोशिश कर रहे होंगे, है ना। तो उसको कवर करना है, रीएश्योर करना है क्लाइंट को कि आप सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके बाद अगेन 112 पे कॉल करेंगे, वो तो खैर पहले ही कर देंगे, अभी फिर से ट्राई करेंगे कि जितनी जल्दी हो जाए आ जाए, क्योंकि शॉक में जा रहा है पेशेंट, और जितनी जल्दी हो उसको हॉस्पिटल में लेकर जाए। अब आता है, ये तो हुए नॉर्मल कोई फ्रैक्चर हुआ हो तो, बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें एग्जाम में भी आपका कई बार स्पेशल पूछ लेते हैं कि अगर इस टाइप का फ्रैक्चर है तो क्या करेंगे प्रैक्टिकल में, है ना। तो जैसे अगर मान लो स्कल फ्रैक्चर हुआ है तो क्या करना है। अब अगेन स्कल, स्पाइन और हमारा सर्वाइकल, ये जो एरिया है ये कंपाउंड फ्रैक्चर्स में ही आते हैं, क्योंकि इसमें वाइटल ऑर्गन को इंजरी होने की संभावना होती है। तो स्कल में है तो ब्रेन को इंजरी हो सकती है, तो उसमें संभावना ये रहेगी कि यदि हम पेशेंट को शिफ्ट करते समय हिला डुला रहे हैं तो जो बोन का टुकड़ा अभी ऊपर था वो थोड़ा सा हिल के नीचे ब्रेन टिश्यू को प्रेस कर दिया, और ब्रेन टिश्यू थोड़ा सा भी प्रेस होने से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, उसको फिट्स आ सकते हैं, उससे भी ज़्यादा उसको इंजरी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल स्पेशल केयर रख के हेड को सपोर्ट दे के और उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है ना। तो इफ स्कल इज फ्रैक्चर, क्लाइंट शुड बी मूव्ड इन सच अ वे दैट इट डू नॉट हार्म द ब्रेन को नुकसान ना हो, इसके लिए इस हिसाब से मूव करेंगे, या मूव करेंगे ही नहीं, सिर्फ वेट ही करेंगे, है ना। चारों तरफ सपोर्ट लगा देंगे, जैसे इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट लगा के और टेप लगा के रखा हुआ है कि सिर हिले नहीं जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाए। डू नॉट गिव एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक, उस दौरान उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ब्रेन इंजरी थोड़ी सी होते ही वॉमिटिंग होने की संभावना रहेगी, तो इसलिए उसको खाने पीने को कुछ नहीं देना है जब तक कि उसको हम सेफ हॉस्पिटल में पहुंचा ना दें। अगेन सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड व्हेन फ्रैक्चर इज इन द नेक। अगर नेक में फ्रैक्चर सस्पेक्टेड है तो नेक को भी ऐसे फिक्स कर देंगे सपोर्ट लगा के, और यहाँ टेप वगैरह लगा देंगे, और उसको वेट करेंगे कि सेफली ट्रांसपोर्ट कर दें हम हॉस्पिटल तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन केस ऑफ सर्वाइकल फ्रैक्चर। इन द सेम वे अगर फ्रैक्चर बैक में है जिसमें स्पाइनल जो वर्टिब्रल कॉलम है वो इन्वॉल्व है, तो वहाँ भी ये संभावना रहेगी कि जो बोन का पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करे। अब स्पाइनल कॉर्ड को अगर प्रेस करेगा उसको इंजरी होगी तो नीचे का पार्ट पैरालाइज होने की संभावना रहेगी। तो वहाँ उस दौरान भी हम पूरी बॉडी को बिल्कुल सीधा रख के, फ्लैट रख के, टेप वगैरह लगा के और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे हॉस्पिटल के लिए। बाकी चीज़ें सेम रहेगी, उसको रीएश्योर करना, आइस लगाना वो हम कर सकते हैं, बट स्पेशल प्रिकॉशन रखनी है इन 3 केसेस के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ब्रेन को नुकसान होने की संभावना रहेगी। अब आता है रिब्स का यदि फ्रैक्चर हो तो रिब्स के अंदर वैसे तो ब्रेन से संबंधित कुछ नहीं है तो उसको मूव कर सकते हैं, बट अगेन लंग्स को भी इंजरी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि लंग्स में हमेशा लंग्स के चारों तरफ क्या है, प्लूरा, लंग्स के चारों प्लूरल कैविटी है, और उसमें हमेशा क्या होता है, प्रेशर कौन सा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, प्लूरा में नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो अगर उसको थोड़ी सी भी इंजरी होगी तो एयर घुस जाएगी बाहर से, ठीक है ना, और वो एयर घुस गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो उस दौरान भी हमें मूवमेंट कम से कम रखनी है। तो उसके लिए अगर बैंडेज अवेलेबल हैं तो चेस्ट को बैंडेज लगा देंगे सपोर्ट करके जहाँ ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, और क्लाइंट को कहेंगे कि शैलो ब्रीदिंग करें, ठीक है ना। बाकी केसेस में हम लोग डीप ब्रीदिंग के लिए हमेशा कहते हैं, बट इस केस में शैलो ब्रीदिंग के लिए कहेंगे, धीरे धीरे सांस ले, छोटा छोटा, कब तक, जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचता, ताकि वो जो टूटा हुआ रिब का पार्ट है वो कहीं लंग्स में घुस के उसको इंजरी ना पहुंचा दे, ठीक है ना। ये प्रिकॉशन करते हुए, फर्स्ट एड देते हुए हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, इनको हम याद करके और एग्ज़ाम में अपना
फ्रैक्चर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आता है कि फ्रैक्चर्स में आप क्या फर्स्ट एड करेंगे। तो इतने पॉइंट लिखे, फुल मार्क्स पक्की। ओके, माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।